हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट वेन्स। तो आज हम फिर से हाजिर हैं मल्हार बुक के साथ में। रिसेंटली जो अभी आपने वीडियो देखा लास्ट, उसमें हमने पढ़ी कविता माँ कहे एक कहानी। ये हमारा पहला अध्याय था मल्हार का, और इस कविता को लिखा था मैथिली शरण गुप्त जी ने। तो कविता हमने समझ ली, सब कुछ हो गया। लेकिन इस कविता के बाद बहुत सारी एक्सरसाइज आप लोगों को दी गई हैं। इन एक्सरसाइज को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला है पार्ट से और दूसरा है पार्ट से आगे। ठीक है, तो जो पहली एक्सरसाइज यहाँ पर जो पार्ट से के अंदर भी बहुत सारी एक्सरसाइज दी गई हैं, ये आपकी चैप्टर से रिलेटेड रहेंगी, जिसमें आपको बहुत सोच विचार कर सारे आंसर देने हैं। फिर उसके बाद में जो पार्ट से आगे हैं, इसी कहानी को बेस्ड करके आपके सामने कुछ अलग क्वेश्चंस रखे जाएंगे, जिनके आपको आंसर्स देने हैं। अब घबराइए नहीं, हम हैं ना आपके साथ में सारी चीज़ें सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले आप देख लीजिए क्या है। हम कक्षा 7वीं की हिंदी की बुक पढ़ रहे हैं मल्हार, और आज हम कर रहे हैं इसके चैप्टर नंबर 1 माँ कहे एक कहानी। इसके हम एनसीईआरटी सॉल्यूशंस कर रहे हैं, यानी कि कविता के बाद दिए गए क्वेश्चंस के आंसर्स आज हम करेंगे। ठीक है, तो कविता तो आप सभी को हमने अच्छे से समझाई कि किस तरीके से माता यशोधरा राहुल को कहानी सुना रही थी पिताजी के बारे में। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। यहाँ पर हमारे सामने, जैसा कि हमने बताया, दो कैटेगरी में क्वेश्चंस दिए गए हैं। पहला है पार्ट से और दूसरा है पार्ट से आगे। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, पार्ट से। आइए अब हम इस कविता पर विस्तार से चर्चा करें। आगे दी गई गतिविधियां इस कार्य में आपकी सहायता करेंगी। भाई, कविता तो हमने पढ़ ली, लेकिन अब ये गतिविधियां यानी कि एक्सरसाइज या गतिविधियों का जो आपका एक्चुअल इंग्लिश होगी, उन्हें हम एक्टिविटीज़ कहते हैं। यानी कि जो अब एक्सरसाइज दी जा रही है वो आपको करना है। अब ये छोटे छोटे सेक्शंस में आपको डिवाइड किया गया है। पहला है मेरी समझ से। अब इसमें कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं जिन्हें आपको अपनी समझ से उत्तर देने हैं। तो ये कुछ आपके सिमिलर कैसे हैं, एमसीक्यूज टाइप के हैं। तो का क्या है, नीचे दिए गए प्रश्नों का सबसे सही उत्तर कौन सा है, उनके सामने तारा यानी कि स्टार, तारा मतलब क्या होता है, स्टार बनाइए। कुछ प्रश्नों के एक से अधिक उत्तर भी हो सकते हैं। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनके आपको एक से अधिक भी आप उत्तर दे सकते हो। ठीक है, चलिए तो पहला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। का माँ अपने बेटे को करुणा और न्याय की कहानी क्यों सुनाती है। अब माँ ने क्यों सुनाई करुणा और दया की कहानी, चलिए देखते हैं। राजाओं की कहानियों से उसका मनोरंजन करने के लिए, उसमें सही और गलत की समझ विकसित करने के लिए, उसे परिवार की विरासत और पूर्वजों के बारे में बताने के लिए, उसे प्रकृति और जानवरों के बारे में जानकारी देने के लिए। अब देखिए, इन्होंने करुणा और न्याय की कहानी इसलिए बताई ताकि बच्चा अपनी समझ से ये जो है विकसित हो सके कि क्या सही है क्या गलत है इस बारे में। तो हमारी समझ से क्या सही हो रहा है आप बताइए। ये है हमारा यहाँ पर पहला क्वेश्चन। ठीक है, ये जो पहले क्वेश्चन में है, ये कौन सा हमारा सही आएगा, खा। ये खा वाला हमारा हमको सही लग रहा है। तो चलिए उत्तर देख लेते हैं सही है कि नहीं। बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो, है ना, ये देखिए खा हमारा बिल्कुल सही है। इसी तरीके से आप देखिए कि आप क्या क्या चीज़ें लगा सकते हो। अब यहाँ पर प्रश्न संख्या दूसरा है, कविता में घायल पक्षी की कहानी का उपयोग किस लिए किया गया है। अब इसमें उन्होंने घायल पक्षी का ही उपयोग क्यों किया, कुछ और भी कह सकते थे। ठीक है, कुछ तो क्यों किया। निर्दोष पक्षी के प्रति आखेटक की क्रूरता दिखाने के लिए, पिता की वीरता और साहस का पर ध्यान दिलाने के लिए, करुणा और हिंसा के बीच में संघर्ष को दिखाने के लिए, मित्रता और निष्ठा के महत्व को उजागर करने के लिए। अब इन्होंने घायल पक्षी क्यों कहा, क्योंकि ये करुणा और हिंसा को बताने। करुणा इन्होंने किसके माध्यम से बताई, घायल पक्षी के माध्यम से, और हिंसा चूंकि भाई करुणा वो दिखा रहे थे पक्षी, और वो चूंकि वो घायल था इसके माध्यम से उन्होंने हिंसा दिखाई। तो इस तरीके से तात और आखेटक के बीच जो घायल पक्षी को लेकर तनातनी चल रही थी, ये समझाने के लिए उन्होंने घायल पक्षी का सहारा लिया। तो यहाँ पर आपका कौन सा सही है, ये गा वाला ऑप्शन एकदम सही है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं प्रश्न संख्या 3। कविता के अंत तक पहुंचते पहुंचते बच्चे को क्या समझ में आने लगता है।
आखिरी तक जब कविता में पहुंचे तो बच्चे को क्या समझ में आने लगता है? न्याय सदैव करुणा के साथ होना चाहिए, बिल्कुल सही है। निर्णय लेते समय सदैव निडर रहना चाहिए। आखेटकों का सदैव विरोध करना चाहिए। जानवरों पर की हर स्थिति में रक्षा करनी चाहिए। तो यहाँ पर हमारी समझ में, मैं अगर अपनी समझ से कहूँ तो उसे ये समझ में आ गया था कि भाई न्याय जो है वो सदैव करुणा के साथ होना चाहिए। ये वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। यानी कि जब भी आप करो, जिस पक्ष पे भी न्याय कर रहे हो, ठीक है, ये नहीं है कि भाई क्या सही है क्या गलत, ये भी देखो कि जो पीड़ित है वो कितना उसको चीज़ों की ज़रूरत है, ठीक है ना। ये चीज़ें समझते हुए ही हमें न्याय करना चाहिए, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं खा। का हमने देख लिया, खा क्या है? हो सकता है आपके समूह के साथियों ने अलग अलग उत्तर चुने हों। अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए कि आपने ये उत्तर क्यों चुने हैं। अब देखिए, आपको होमवर्क दिया गया, आप ये सारे आंसर चुन के लेके गए, लेकिन हो सकता है आपके फ्रेंड्स जो आंसर लिख के लाए हों वो आपके आंसर से अलग हों। अब आपको सिर्फ ये बताना है कि आपने आखिर ये आंसर चुने क्यों, ये रीज़न आपको यहाँ पर देना है। तो रीज़न देखिए क्या है। मैंने ऊपर दिए गए उत्तर इसलिए चुने क्योंकि कविता का मुख्य उद्देश्य राहुल को नैतिक मूल्य सिखाना था। भाई हम लोग जब भी कोई कहानी सुनते हैं तो हमें उससे कुछ सीखना होता है। मम्मी पापा, नाना नानी, दादा दादी जब भी कुछ बताते हैं तो हमें हर पल कुछ ना कुछ सिखाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ माँ ने भी वही किया। माँ ने ये कहानी इसलिए सुनाई थी ताकि राहुल के अंदर सही गलत, करुणा, इन सब के बारे में एक सोच, एक समझ डेवलप हो सके, है ना। तो नैतिक मूल्य सिखाना यानी कि जीवन जीने के सही तरीकों को सिखाना, सोचना, व्यवहार करना, ये सब। माँ की कहानी करुणा और न्याय पर आधारित है जो बच्चों में सही गलत की समझ को विकसित करती है। तो ये जो कहानी उन्होंने बताई गई है कि ये सिर्फ राहुल ने तो सीखी जब माँ ने सिखाई होगी, लेकिन जब हम लोग पढ़ रहे हैं तो हम लोग भी ये चीज़ सीख रहे हैं कि क्या सही है क्या गलत है, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट सेक्शन में। क्या है? मिलकर करें मिलान। अब आप लोग करते हो ना क्रॉस लगा के मिलान करना एक कॉलम से दूसरे कॉलम में, यहाँ पर वही काम करना है। पर क्या करना है चलिए देखते हैं। इस पाठ में आपने माँ और पुत्र के बीच की बातचीत को एक कविता के रूप में पढ़ा है। इस कविता में माँ अपने पुत्र को उसके पिता की एक कहानी सुना रही है। क्या आप जानते हैं कि ये माँ, पुत्र और पिता कौन है? बिल्कुल, मैंने आपको बताया था। मैं जब कविता एक्सप्लेन कर रही थी मैंने तभी आपको बता दिया था कि कौन कौन क्या है। अपने समूह में इस पर चर्चा कीजिए और उन्हें पहचान कर सुमेलित कीजिए। इसके लिए आप शब्दकोश, इंटरनेट या अपने शिक्षकों की सहायता ले सकते हैं। अब इसमें करेक्टर है, पहला बच्चा, दूसरा माँ और तीसरा तात, ठीक है। ये तीन कैरेक्टर हैं कौन, आपको ये बताना है, मिलान करना है। तो देखिए क्या है, एक तरफ आपको पात्र दिया गया है बुक में, दूसरे ये शब्द किनके लिए आए हैं। अब जैसे पहला शब्द है बेटा, बेटा कौन था? राहुल, याद आया राहुल। तो यहाँ पर देखिए क्या है, यशोधरा एक राजकुमारी सिद्धार्थ की पत्नी, ठीक है। तो यशोधरा कौन थी? वो तो माँ थी। तो ये पहला वाला कहाँ मैच कर रहा है? माँ से, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया? माँ से मैच कर रहा है, बिल्कुल सही। नेक्स्ट आ जाते हैं, सिद्धार्थ एक राजकुमार जो बाद में गौतम बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ये पूरी कहानी किसके बारे में? एक हंस के बारे में थी। उस हंस को बचाया किसने था? तात ने बचाया था। तात यानी कि पिता। वो किसके पिता थे? राहुल के पिता थे। मगर वो पिता थे कौन? महात्मा बुद्ध, जो पहले कौन थे? सिद्धार्थ। तो यहाँ पर ये दूसरा वाला किससे मिलेगा? तात यानी कि पिता से। तीसरा, सिद्धार्थ और यशोधरा का पुत्र राहुल। तो ये कौन है? ये यहाँ पर बेटा। बेटा कौन है? ये तीसरा। समझ में आ गया? हमने मिलान कर दिया। लेकिन देखिए जब क्वेश्चन होता है ना तो इसको हम सामने करके लिखते हैं। तो इसे हम किस तरीके से लिखेंगे? देखिए इस तरीके से, ठीक है। पात्र बेटा, बेटा कौन है? सिद्धार्थ और यशोधरा का पुत्र राहुल है। माँ कौन है? यशोधरा एक राजकुमारी सिद्धार्थ की पत्नी। तात यानी कि पिता, सिद्धार्थ एक राजकुमार जो बाद में गौतम बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए, ठीक। चलिए अब नेक्स्ट आ जाते हैं पंक्तियों पर चर्चा। अब हमारे चैप्टर में पंक्तियां दी गई हैं, इस पर जरा कुछ डिस्कशन कर लिया जाए। क्या है? पाठ में से चुनकर कुछ पंक्तियां नीचे दी गई हैं, जहां आप यहाँ पर देख रहे हैं।
इन्हें ध्यान से पढ़िए और इन पर विचार कीजिए। आपको इनका क्या अर्थ समझ में आया, अपने विचार अपने समूह में साझा कीजिए और लिखिए। अब आपके सामने कविता की पंक्ति दी गई, इसे आपको पढ़ना है और आपको क्या समझ में आया ये आपको यहाँ पर लिखना है। चलिए, क्या है? कोई निरपराध को मारे तो क्यों ना अन्य उसे उबारे, रक्षक पर भक्षक को वारे, न्याय दया का दानी। अब यहाँ पर आखिर में राहुल क्या फैसला करता है कि अगर कोई निरपराध को मारता है तो उसे बचाने वाला, तो कोई भी उसे बचा सकता है, ठीक है, तो बचाने वाला हमेशा सही होता है। रक्षक पर भक्षक को वारे, यानी कि हम रक्षक को सही मानते हैं, भक्षक को हम अलग हटा देते हैं। न्याय दया का दानी, न्याय हमेशा दया के साथ यानी कि करुणा के साथ ही करना चाहिए। अब इसका आप उत्तर कैसे लिखोगे? देखो, इन पंक्तियों का अर्थ है कि अगर कोई निर्दोष को मारता है तो दूसरों को उसकी रक्षा करनी चाहिए। कोई भी निर्दोष अगर कहीं पे भी मार रहे हो तो आप बेझिझक उसकी रक्षा कर सकते हो। जो रक्षक है उसे भक्षक यानी हिंसक पर विजय प्राप्त करनी चाहिए। न्याय हमेशा दया के साथ होना चाहिए, अर्थात न्याय करने वाला दयालु होना चाहिए। यह पंक्ति राहुल के विचार को दर्शाती है कि निर्दोष की रक्षा और दया के साथ न्याय करना सही है, ठीक है। हमेशा करुणा और दया के साथ ही न्याय होना चाहिए। अब फिर से खा में कुछ पंक्तियां दी गई हैं। क्या हुआ विवाद सदैव निर्दय में, उभय आग्राही थे स्व विषय में, गई बात तब न्यायालय में, सुनी सभी ने जानी। अब क्या है, जब वो हंस गिरा था और आखेटक आ गया था उसे लेने के लिए, तो अब यहाँ पर क्या हुआ? विवाद यानी कि बहस होने लगी। किसमें? सहृदय, यानी सहृदय कौन था? जिन्होंने घायल पक्षी को उठाया था, यानी कि तात। निर्दय यानी कि वो आखेटक। जब आखेटक आ गया तो पिताजी यानी कि सहृदय और निर्दय, इन दोनों में विवाद बढ़ने लगा। उभय आग्रही थे स्व विषय में, यानी कि दोनों अपने अपने पक्ष पे डटे थे। आखेटक कह रहा है कि भाई ये हंस मुझे दे दो, ये मेरा शिकार है। रक्षक यानी कि पिताजी कह रहे हैं कि नहीं, इसे मैंने बचाया है, ये मैं तुमको नहीं दूंगा। तो दोनों अपने अपने वो जो है उस पे विषय पर अडिग थे, इसीलिए विवाद बढ़ता जा रहा था। गई बात तब न्यायालय में, तब कहाँ? न्यायालय यानी कि कोर्ट में बात चली गई। सुनी सभी ने जानी, फिर कोर्ट में मौजूद जितने थे सभी ने उस बात को जाना और समझा। इन पंक्तियों का अर्थ है कि दयालु यानी जो पक्षी को बचाना चाहता है, और निर्दयी यानी कि आखेटक, बचाने वाले कौन थे? तात यानी कि पिताजी, के बीच विवाद हो गया। दोनों अपनी अपनी बात पर अड़े थे। मामला न्यायालय में गया, जहां सभी ने कहानी सुनी और समझी। यह दर्शाता है कि जब दो पक्ष सहमत नहीं होते तो न्यायालय में न्याय की मांग की जाती है। यानी जाहिर सी बात है भाई, हम कोर्ट में क्यों जाते हैं? हम अपने पक्ष पे रहते हैं, दूसरा वाला अपने पक्ष पे रहता है, तो बात कहाँ जाती है? न्यायालय, कोर्ट में जाती है। वहाँ पर जज जो है वो फैसला करता है, सारी चीज़ें होती हैं। चलिए, नेक्स्ट सेक्शन है सोच विचार के। अब आपको कुछ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, सोच विचार के आपको उत्तर देना है। क्या दिया गया है? कविता को एक बार फिर से पढ़िए और पता लगाइए और लिखिए। तो कविता तो हम लोगों ने पढ़ ली है। अगर आप में से किसी को थोड़ा सा भी डाउट हो तो एक बार जाके दोबारा कविता पढ़ के फिर इनके आंसर्स आप दे सकते हो, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है? आपके विचार से इस कविता में कौन सी पंक्ति सबसे महत्वपूर्ण है? आप उसे ही सबसे महत्वपूर्ण क्यों मानते हैं? अब हमने कविता पढ़ी है, ठीक है, पूरी कविता पढ़ी है। आपको क्या लगता है कि कौन सी पंक्ति जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है? मुझे वो न्याय दया का दानी जो है ना, मुझे वो लाइन सबसे सही लगती है। क्या देखिए, मेरे विचार से सबसे महत्वपूर्ण पंक्ति है न्याय दया का दानी है। देखिए, अब कभी भी ध्यान रखना, अगर इस तरह के क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाते हैं कि आपके हिसाब से इसमें से कौन सी पंक्ति सही है या कौन सा पक्ष सही है, तो हमेशा आपको रीज़न देना पड़ेगा। अब आप बड़ी क्लासेस में आ रहे हो, सिर्फ आप पंक्ति लिख के छुट्टी नहीं पाओगे। आपको ये बताना पड़ेगा कि आपको ये चीज़ क्यों ऐसी लग रही है। आपको तर्क दे, पूछा नहीं जाएगा, लेकिन तब भी आपको उसका कारण बताना है कि आपने ये मत क्यों दिया है, क्या रीज़न है, ठीक है। देखिए क्या है कारण। यह पंक्ति कविता का मुख्य संदेश देती है कि न्याय हमेशा करुणा के साथ होना चाहिए। अब इस पूरी कविता को माँ ने क्यों ये सुनाई राहुल को? उसका रीज़न क्या था कि माँ राहुल के अंदर ये चीज़ डेवलप करना कि क्या सही है क्या गलत है, और न्याय जब भी करो तो हमेशा देखो कि किसी के साथ गलत नहीं होना चाहिए।
ये चीज़ बताने का काम था, यही वहाँ पर राहुल कर रहा था। ठीक, चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। खा है, आखेटक और बच्चे के पिता के बीच तर्क वितर्क क्यों हुआ। अब बहस हो रही थी दोनों के बीच में, आखेटक यानी शिकारी और पिता के बीच क्यों हो रही थी। पिता कह रहे हैं कि भाई ये पक्षी को मैंने बचाया है, ये मैं तुम्हें तो नहीं दूंगा, नहीं तो तुम मार दोगे। आखेटक कह रहा है भाई ये मेरा शिकार है, तुम मुझे दे दो। इसीलिए इन दोनों में विवाद चल रहा था। तो देखिए क्या है, आखेटक और बच्चे के पिता यानी कि सिद्धार्थ के बीच तर्क वितर्क इसलिए हुआ क्योंकि आखेटक ने एक निर्दोष हंस को तीर मारकर घायल कर दिया था। सिद्धार्थ ने हंस को बचाया और उसका इलाज किया। आखेटक ने घायल हंस को वापस मांगा कि भाई ये मेरा है, मुझे वापस कर दो, लेकिन सिद्धार्थ ने उसे देने से इनकार कर दिया क्योंकि वे निर्दोष की रक्षा करना चाहते थे। दोनों अपनी अपनी बात पर अड़े थे, जिसके कारण विवाद हुआ। यानी कि वो हंस को लेने पर अड़ा था, सिद्धार्थ ना देने पर अड़े थे, इसीलिए वहां पर विवाद बढ़ रहा था। गा क्वेश्चन है, मां ने पुत्र से यानी कि राहुल से, ठीक है, राहुल तू निर्णय कर इसका क्यों कहा। क्योंकि देखिए मां चाहे कहानी सुनाए, कविता सुनाए, कुछ भी करे, हमेशा कोशिश करती है कि बच्चा कुछ उससे सीखे, उसके अंदर कोई समझ डेवलप हो। यहाँ पर यशोधरा भी यही कर रही थी, यानी कि माँ भी यही कर रही थी कि उन्होंने पूरी कहानी ना सुना के उसे वहाँ पर छोड़ दिया जहाँ पर निर्णय अब राहुल को करना था, ताकि राहुल के अंदर सही गलत की समझ पैदा हो। साथ ही न्याय किस तरीके से करना है, क्या क्या पहलू सोचने हैं, समझने हैं, ये राहुल को पता होना चाहिए। इसलिए उन्होंने कहा कि तुम निर्णय करो। माँ ने राहुल से कहा, राहुल तू निर्णय कर इसका, इसलिए कहा ताकि वह स्वयं सोच विचार करके सही और गलत का निर्णय ले सके। माँ चाहती थी कि राहुल कहानी से नैतिक शिक्षा ग्रहण करे और करुणा व न्याय के महत्व को समझे कि भाई न्याय कितना इंपॉर्टेंट है और उसमें करुणा होना कितना जरूरी है। घा प्रश्न है, यदि कहानी में आप उपवन में होते, अब देखिए उपवन में कौन थे, तात थे, लेकिन अब सिचुएशन क्या दे देगी, अगर आप उपवन में होते तो घायल हंस की सहायता के लिए क्या करते, आपके अनुसार न्याय कैसे किया जा सकता था। तो सबसे पहले आपको घायल हंस का उपचार कैसे करना है और फिर आप न्याय कैसे करेंगे, आप दोनों चीजें बताएंगे। देखिए क्या है, अगर मैं उपवन में होता तो मैं घायल हंस को उठाकर उसका इलाज करता, जैसे उसके घाव को साफ करके उसे सुरक्षित स्थान पर रखता। मैं आखेटक से कहता कि निर्दोष प्राणी को मारना गलत है, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, पहला काम होता कि भाई उसको उठाता, सबसे पहले तो उसे चोट लगी है उसे सही करता, फिर उसे समझाता कि नहीं भाई ये गलत है। फिर आते हैं न्याय के लिए आप क्या करते हैं। भाई चूंकि अब तो शिकारी आ गया है, वो कह रहा है मुझे पक्षी दे दो, तो तुम क्या करते हैं न्याय के लिए। मैं दोनों पक्षों यानी आखेटक और हंस को बचाने वाले। ठीक है, अब इस सिचुएशन में क्या है, इधर पिताजी खड़े हैं, इधर आखेटक खड़ा है और इधर आप खड़े हो। अब आप क्या करोगे बताओ, आपके सामने दो लोगों का झगड़ा चल रहा है, अब आप क्या करोगे। कि बात सुनता, चूंकि हंस निर्दोष था, मैं हंस को बचाने वाले का पक्ष लेता और आखेटक को समझाता कि हिंसा गलत है। न्याय में दया को प्राथमिकता दी जानी चाहिए और हंस को आजाद करना सही होता। ठीक है, डा क्वेश्चन है आपके पास में, कविता में माँ और बेटे के बीच बातचीत से उनके बारे में क्या क्या पता चलता है। भाई माँ है और इन दोनों में जो बातचीत हो रही है आपको क्या पता चलता है। अब इसके लिए आपको थोड़ी सी हिंट दी गई है। क्या हिंट दी गई है, कविता पढ़कर आपके मन में माँ बेटे के बारे में जो चित्र बन रहा है, जो भाव आते हैं या जो बातें पता चलती हैं, उन्हें भी लिख सकते हैं। ठीक है, कि बच्चा कितना एक्साइटेड है, उसने कैसे बताया, माँ कितनी समझदार है कि वो बच्चे को समझाने के लिए इतनी बढ़िया कविता उन्हें सुना रही है ना। देखिए क्या, सबसे पहले माँ के बारे में लिखते हैं कि हमने क्या समझा माँ के बारे में। माँ बहुत दयालु, बुद्धिमान और शिक्षक की तरह है। ठीक है, चूंकि वो बच्चे को सिखा रही है। वह अपने बेटे को कहानी के माध्यम से नैतिक मूल्य सिखाती है। वह राहुल को सोचने और निर्णय लेने के लिए प्रोत्साहित करती है। उसने सोचने के लिए दिया कि तुम्हारे सामने ये सिचुएशन आए तो तुम क्या करोगे। ठीक है ना, हर माँ ऐसे ही करती है। देखिए बच्चे को सिखाना तो पहली प्राथमिकता हो जाती है ना।
देखिए फिर नेक्स्ट आ जाता है बेटा। बेटा यानी कि राहुल के बारे में हमने क्या समझा। राहुल जिज्ञासु और उत्सुक है, क्योंकि वो बार बार जानना चाहता, नहीं माँ यही कहानी सुनाओ, ये इतनी प्यारी कहानी सुनाओ, ये करुणा भरी कहानी सुनाओ, क्योंकि वो उस कहानी के आगे जानना चाहता है कि क्या क्या हो रहा है। उत्सुक भी है। वह बार बार वही कहानी सुनना चाहता है, जिससे उसका कहानी के प्रति प्रेम झलकता है, कि उसे कहानी बड़ी अच्छी लग रही है। वह कहानी सुनकर नैतिकता और दया के बारे में सीखता है और अंत में अपनी समझ व्यक्त करता है। पहले तो उसने पूरी कहानी बहुत अच्छे से सुनी, फिर उसने क्या समझा, क्या जाना, ये चीज़ उसने बताई। अब संबंध माँ और बेटे के बीच प्रेम पूर्ण और शिक्षाप्रद संबंध है। दोनों में प्रेम है, लेकिन साथ ही साथ शिक्षाप्रद है। माँ जो उसको प्रेम दे रही है वो शिक्षा के साथ में दे रही है, हर चीज़ सिखा रही है, समझा रही है। माँ धैर्यपूर्वक राहुल के सवालों का जवाब देती है और उसे सही दिशा में ले जाती है। चलिए अब अगला हमारे पास आ गया अनुमान और कल्पना से। ठीक है, अब आपके सामने जो प्रश्न रखे जाएंगे उनमें आपको खुद अपना अनुमान लगाना है या आपको इमेजिन करना है। ठीक है, फिर उनके आपको उत्तर देने, यानी कि जैसे होता है ना केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन दे देते, केस दे दिया, आप सोचो समझो और आंसर लिखो, उस तरीके से अपने समूह में मिलकर चर्चा कीजिए। पहला प्रश्न है, माँ ने अपने बेटे को कहानी सुनाते समय अंत में कहानी को स्वयं पूरा नहीं किया, बल्कि उसी से निर्णय करने के लिए कहा। उसी से मतलब राहुल से कहा कि तुम निर्णय करो। यदि आप किसी को यह कहानी सुना रहे होते तो कहानी को आगे कैसे बढ़ाते। चलिए, माँ ने तो आधे में कहानी छोड़ दी थी, अब जहां से माँ ने वो कहानी छोड़ी उसके आगे कहानी आपको बढ़ानी है। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे बढ़ाते हैं। अगर मैं ये कहानी सुना रहा होता तो मैं कहानी को इस तरह आगे बढ़ाता। क्या था, न्यायालय में सभी ने दोनों पक्षों की बात सुनी। दयालु व्यक्ति यानी कि सिद्धार्थ ने कहा कि निर्दोष हंस को मारना गलत है और उसकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। आखेटक से कहा कि उसने हंस को शिकार के लिए मारा है, जो उसका अधिकार है। ठीक है, आखेटक ये कहता है कि भाई वो तो मेरा शिकार, मैं शिकार के लिए मारा है। न्यायाधीश ने दया और नैतिकता को प्राथमिकता दी और फैसला सुनाया कि हंस को आज़ाद किया जाए। क्या कर दिया जाए, हंस को आज़ाद कर दिया जाए। आखेटक को समझाया गया कि हिंसा छोड़कर करुणा अपनाइए। हंस ठीक होकर आकाश में उड़ गया और सभी ने इस फैसले की प्रशंसा करी। ठीक है, तो देखिए एंड वही रहा, लेकिन हमने इस कहानी को अपने तरीके से बढ़ाया कि न्यायालय में कैसे बहस हुई, क्योंकि माँ ने तो न्यायालय के अंदर का विवाद बताया नहीं। माँ ने तो बोल दिया सिद्धार्थ से कि भाई तुमको बताना है, तुम करो। तो फैसला तो वही हुआ जो हम यहाँ लिख रहे हैं, लेकिन हमने वो न्यायालय का सीन भी क्रिएट किया। फैसले के बाद हंस का क्या हुआ ये भी हमने बताया। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं खा। मान लीजिए अब फिर से अपनी आपको कल्पना शक्ति इस्तेमाल करनी है, यानी कि अपनी इमेजिनेशन पावर को पूरे तरीके से यूज़ करना है। मान लीजिए कि कहानी में हंस और तीर चलाने वाले के बीच बातचीत हो, यानी कि वो आखेटक और हंस इन दोनों के बीच अगर बातचीत हो, तो कल्पना से बताइए कि जब उसने हंस को तीर से घायल किया तो उसमें और हंस में क्या क्या बातचीत हुई होगी, उन्होंने एक दूसरे से क्या क्या तर्क दिए होंगे। यानी कि आखेटक ने हंस को घायल कर दिया। ठीक है, अब हंस क्या कह रहा है, आखेटक क्या कह रहा है, आपको ये यहाँ पर कल्पना से बताना है। चलिए देखिए क्या है। हंस, हे आखेटक तुमने मुझे क्यों मारा, मैं तो निर्दोष हूँ और केवल आकाश में उड़ रहा था। जाहिर सी बात है हंस बोलेगा भाई मेरा तो कोई दोष नहीं है, तुमने मुझे क्यों मारा। आखेटक कहता है मैं एक शिकारी हूँ और शिकार करना मेरा काम है, तुम मेरे निशाने पे आ गए इसलिए मैंने तुम्हें तीर चला दिया। भाई आखेटक का तो काम ही है शिकार करना, तो उसने कहा दे भाई तुम मेरे निशाने पे आए, मैंने तुमको मार दिया। हंस कहता है पर मेरा क्या अपराध था, मैंने तुम्हारा कोई नुकसान नहीं किया, सभी प्राणियों को जीने का अधिकार है। आखेटक कहता है यह जंगल है और यहाँ शिकार करना स्वाभाविक है, मुझे तुम्हारा मांस चाहिए। भाई आखेटक क्यों करता है, उसको बेचता है, उसको पैसा मिलता है, सीधी सी बात है। हंस, क्या तुम्हें मेरी पीड़ा नहीं दिखती, दया करो और मुझे बचाओ, मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। अब उससे दया की भीख मांगने लगा, भाई
तुम मेरे को मारोगे, मार डालोगे, क्या मिलेगा, मेरी तो जान चली जाएगी। आखेटक, मुझे दया की नहीं अपने शिकार की ज़रूरत है। भाई आखेटक का दिल थोड़ा मजबूत होता है, वो काहे को छोड़ देगा। उसने कहा कि भाई मैं नहीं छोड़ूंगा। गा क्वेश्चन है, मान लीजिए कि माँ ने जो कहानी सुनाई है आप भी उसके एक पात्र हैं, आप भी क्या है, आप भी उसके एक पात्र हैं, यानी कि आप भी एक कैरेक्टर हैं। आप कौन सा पात्र बनना चाहोगे और क्यों। अब यहाँ पर बोल दिया कि भाई आप भी एक कैरेक्टर हो, अगर आप एक पात्र बनना चाहोगे तो वो कौन सा पात्र आप बनोगे। तो अब इसके अंदर जो कैरेक्टर है वो पहले हम देखते हैं क्या है। पहला, तीर चलाने वाला, यानी कि वो आखेटक यानी कि शिकारी, क्या आप इसका कैरेक्टर लेना चाहोगे। या पक्षी, यानी कि जो हंस था, क्या वो लेना चाहोगे। पक्षी को बचाने वाला व्यक्ति, यानी कि सिद्धार्थ का कैरेक्टर लेना चाहोगे। न्यायाधीश, यानी कि जो जज होता है, कोर्ट जब हम जाते हैं तो जज बैठता है ना, जो फैसला सुनाता है, उस न्यायाधीश को लेना चाहोगे कैरेक्टर। कोई अन्य पात्र जो आप कहानी से जोड़ना चाहो, यानी कि मान लीजिए कोई आप एक नया कैरेक्टर ही इस कहानी में जोड़ना चाहते हो, तो क्या आप ये भी कर सकते हो। ठीक है, कोई भी। तो चलिए देखें क्या लेंगे। मैं पक्षी को बचाने वाला व्यक्ति बनना चाहूंगा, यानी कि जो सिद्धार्थ काम कर रहे हैं, सिद्धार्थ यानी कि तात, राहुल के पिताजी जो काम कर रहे थे, मैं वो पात्र बनना चाहूंगा। अब मैंने ये पात्र लिया क्यों, कारण देखते हैं। मैंने कहा ना, खाली आंसर लिख के नहीं छोड़ देना, हमें रीजन देना पड़ेगा कि आखिर मैंने ये आंसर दिया क्यों है, तो वो हम कारण बताएंगे। क्या है, ये पात्र दयालु और नैतिक है, जो निर्दोष हंस की रक्षा करता है। मैं भी निर्दोष प्राणियों की मदद करना चाहता हूँ और हिंसा के खिलाफ खड़ा होना चाहता हूँ। यह पात्र करुणा और न्याय का प्रतीक है जो मुझे प्रेरित करता है। तो रीज़न यही है कि भाई रीज़न दीजिए कि आपको ये पात्र क्यों अच्छा लगा, क्योंकि ये सही है, सच्चा है, इसलिए। चलिए अब पार्ट से में आगे हमारे पास जो एक्सरसाइज है वो है संवाद। ठीक है, संवाद मतलब क्या होते हैं, डायलॉग्स। मैं कुछ बोलूँ, आप कुछ बोलो, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या है, डायलॉग्स। इस कविता में एक माँ और उसके पुत्र का संवाद दिया गया है, माँ बेटे के बीच ही चल रहा है, लेकिन कौन सा कथन किसने कहा यह नहीं बताया गया है। संवाद हमेशा क्या होता है ना, इधर कैरेक्टर का नेम लिख दो, उसके आगे उसने जो कहा वो लिख दो। ठीक है, संवाद लेखन आप लोगों के पे आएगा ग्रामर में, तो देखना उसमें संवाद ऐसे लिया, लेकिन यहाँ पर जो बोल रहा है उसके आगे कैरेक्टर का नाम नहीं दिया गया। आप कविता में दिए गए संवादों को पहचानिए कि कौन सा कथन किसने कहा है और उसे दिए गए उचित स्थान पर लिखिए। उदाहरण के लिए माँ और पुत्र का एक एक कथन दिया गया। अब कविता में आपको कथन लिखने, अब जैसे यहाँ पर पुत्र द्वारा कहा गया कथन और दूसरा है माँ द्वारा कहे गए कथन। अब पुत्र द्वारा क्या कहा गया, माँ कहे एक कहानी। माँ कहे एक कहानी किसने बोला था, बच्चे ने बोला था। और माँ ने क्या कहा था, बेटा समझ लिया क्या तूने मुझको अपनी नानी, यानी कि तुम मुझे अपनी नानी समझते हो क्या, जो तुम मुझसे बोल रहे हो कि मैं तुम्हें कहानी सुनाऊं। तो इसी तरीके से बहुत सारे संवाद कविता में हैं। तो आपको यहाँ पर 4-6 संवाद इधर पुत्र के और 4-6 यहाँ पर माँ के लिखने हैं। अब कैसे लिखने, चलिए देखें। देखिए जैसे मैंने बोला था ना, इधर एक तरफ सारे पुत्र के संवाद लिख दीजिए, इधर माँ के लिख दीजिए। तो पहला तो हमने देखा ही था, माँ कहे कहानी, बेटा समझ लिया क्या तूने मुझको अपनी नानी, ये तो हमने देख लिया। नेक्स्ट क्या है, राजा था या रानी, तो ये किसने बोला था, राजा या रानी, कहानी में कौन है, राजा या रानी, ये बात पुत्र ने बोली थी। माँ ने क्या बोला, सुन उपवन में बड़े सवेरे तात भ्रमण करते थे थेरे, ये किसने बोला था, माँ ने बोला था। फिर बच्चा क्या कहता है, लहराता था पानी। माँ क्या बोली, वण वण के फूल खिले थे, झलमल कर हिम बिंदु झिले थे। नेक्स्ट आते हैं, हुई पक्ष की हानि, ये किसने बोला था, बेटे ने बोला था। माँ कहती, गाते थे खग कलकल स्वर से, सहसा एक हंस ऊपर से। कहानी माँ सुना रही थी तो माँ ने ये स्टेटमेंट दिया। फिर आते हैं, लक्ष्य सिद्धि कर मानी, ठीक है, लक्ष्य सिद्धि का मानी, ये बच्चे ने कहा था, यानी कि बेटे यानी राहुल ने कहा था। माँ क्या कहती है, चौंक उन्होंने उसे उठाया, नया जन्म सा उसने पाया। फिर से बेटा क्या कहता है, हट करने की ठानी, आखेटक ने हट कर रखी थी कि भाई मुझे तो मेरा पक्षी दो। राहुल तू निर्णय कर, इसका न्याय पक्ष लेता है किसका। अब माँ बोलती कि भाई तुम निर्णय करो कि किसका पक्ष तुम लेते हो। फिर सुनी सभी ने जानी, ये भी बेटे ने बोला, माँ मेरी क्या बानी, मैं सुन रहा था कहानी।
ये चीज़ बता रहा था। ठीक, चलिए आगे आ जाते हैं। शब्द से जुड़े शब्द, अब आपको जुड़े हुए शब्द बताने हैं। क्या दिया गया है, नीचे दिए गए रिक्त स्थानों पर प्रकृति से जुड़े शब्द कविता में से चुनकर लिखिए जो प्रकृति से जुड़े हुए हैं और कविता में मौजूद है। जैसे यहाँ पर देख रहे हो प्रकृति, उसी से उपवन था, फूल थे, है ना, खग थे, बहुत सारे शब्द जो हैं वो दिए गए। तो आपको इन ब्लॉक्स में भरना है। तो कैसे भरोगे, देखो यहाँ पर, जैसे यहाँ पर दिया है, क्या है, उपवन दिया गया था, यहाँ पर प्रकृति से रिलेटेड था, जैसे फूल हो गया। फिर इधर क्या था, हिम बिंदु, ओस की बूंदें थी, हिम बिंदु। फिर है झोंके, पानी, खग यानी कि पक्षी, सवेरे। तो ये सारी चीजें क्या है, प्रकृति से रिलेटेड थी। चलिए अब आते हैं पंक्ति से पंक्ति। अब 2 पंक्तियां दी गई हैं, इनको हमें एक कॉलम को दूसरे कॉलम से मिलाना है। चलिए देखिए कैसे करेंगे। इस नीचे स्तंभ 1 और स्तंभ 2 में कुछ पंक्तियां दी गई हैं, मिलती जुलती पंक्तियों को रेखा खींचकर मिलाइए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए स्तंभ 1 में क्या है, कहती है मुझसे यह चेटी। ठीक है, दोनों ही अपनी अपनी बातों पर अड़े थे। यानी कि अब देखिए क्या है, इधर कविता की पंक्ति दी गई है और इनको थोड़ा अर्थ के साथ लिखा गया है। अब आपको मिलाना है, तो 1-2 पंक्तियां हम लोग मिलाते हैं। चलिए देखते क्या है। कहती है मुझसे यह चेटी, तो यहाँ पर यह सेविका मुझसे कहती है। देखो यह सेविका मुझसे कहती है, तो पहला वाला कहाँ मिल रहा है, 7 पे मिल रहा है। पहला वाला हमारा कहाँ मिल रहा है, 7 पे। दूसरा, झलमल कर हिम बिंदु झिले थे, झलमल कर हिम बिंदु झिले थे। अब यहाँ पर क्या देखिए, हिमकण ओस की बूंदें झिलमिला रही थी। तो दूसरा वाला यहाँ किससे मिल रहा है, यहाँ पर 5वें से। फिर है, अच्छा सॉरी ये गड़बड़ है। ओके, देखिए पहला था कहती है मुझसे यह चेटी, तो यहाँ पर है यह सेविका मुझसे कहती है। फिर है तू है हटी मान धन मेरे, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कहाँ दिया गया है, हे मेरे पुत्र तू बहुत हट करता है। ये कहाँ से आएगा, आपका 8वें पे आ जाएगा। फिर झलमल कर हिम बिंदु मिले थे, ये तीसरा वाला किससे मिल रहा है, आप देखिए ओस की बूंद यानी कि नंबर 5 से। ठीक है ना। फिर है गिरा बिद्ध होकर खर शर से। अब यहाँ पर क्या है देखिए, तब उस तीर चलाने वाले में नहीं है, पुत्र बहुत हट करता है नहीं। ठीक है, ये हो गया यहाँ पर, ये आपका यहाँ से मिला है। ठीक है, और हिम ओस की बूंदे न्याय कर दया जन्म दयालु निर्णय तुम बिना डरे कह, दोनों अपने अपने पक्ष पर बात हटे रहते। तो गिरा पक्ष पर हिम बूंदे झिलमिल। ठीक है, यहाँ पर आया, ये वाला आ गया। ठीक, फिर उसके बाद है नेक्स्ट, हुआ विवाद हृदय हृदय में। अब यहाँ व्यक्ति झगड़ा करने लगे, ये देखो हुआ विवाद। 5वां, दयालु और निर्दय व्यक्ति झगड़ा करते हैं। कह दे निर्भय जय हो कि जिसका, तो यहाँ पर नेक्स्ट आया आपका, न्याय में दया सम्मिलित होती है, न्याय मानने वाले के स्थान पर बचाने वाले का पक्ष लेता है। तो बिना डरे कह दे जीत किसकी, तो कह दे निर्भय जय हो किसका, ये आपका 2nd पे आ गया। ठीक है, तूने गुनी कहानी यानी कि तूने कहानी सुनाई। ठीक है, तो चलिए इसी तरीके से हम आगे बढ़ के देखते हैं इसका आंसर कैसे कैसे आएगा, सामने लिख देते हैं, क्योंकि हम क्रॉस लगाते जाएंगे फिर आपको समझ में नहीं आएगा। चलिए देखिए, कहती है मुझसे यह चेटी, तो मैंने इसको 7 में लगाया था ना, यह सेविका मुझसे यह कहती है। नंबर 7वें वाला हमारा जो आया था, ये देखिए यहाँ पर हमने समझ, यह सेविका मुझसे कहती है मुझसे चेटी, यह सेविका मुझसे यह कहती है। नेक्स्ट आ जाते हैं, तू है हटी मान धन मेरे, तो बच्चा जो है वो बहुत हटी है। हे मेरे पुत्र तू बहुत हट करता है, इसका उत्तर ये हो गया। फिर है झलमल कर हिम बिंदु झिले थे, हिम बिंदु कौन थे, ओस की बूंदे, हिमकण ओस की बूंदे झिलमिला रही थी। नेक्स्ट आते हैं, गिरा विद्ध होकर खर शर से, यानी कि तेज धार वाले तीर से घायल होकर गिरा। नेक्स्ट आते हैं, हुआ विवाद हृदय हृदय में, दयालु और निर्दय व्यक्ति में झगड़ा हुआ। कह दे निर्भय जय हो किसका, तू बिना डरे कह दे जीत किसकी होनी चाहिए। तूने गुनी कहानी, तूने कहानी को समझ लिया। ठीक है, उभय आग्रही थे स्व विषय में, दोनों अपनी अपनी बातों पर अपनी अपनी बात पर अड़े हुए थे।
कि नहीं भाई, वो सिद्धार्थ कह रहे थे ये मैंने बचाया है मैं, और आर्किटेक्ट कह रहा था मैंने इसे मारा है, ये मेरा शिकार है। तब उसने जो था खग भक्षी हट करने की ठानी। अब वो जिद पर आ गया कि नहीं, तब उस तीर चलाने वाले ने हट करने का निश्चय कर लिया। फिर 10वां क्या है, रक्षक पर भक्षक को वारे न्याय दया का दानी। फिर क्या था, न्याय में दया सम्मिलित होती है, न्याय मारने वाले के स्थान पर बचाने वाले का पक्ष लेता है। ठीक है। अच्छा, मैं मिलान करने वाले में आपको ये बता दूं कि कभी कभी कुछ स्टेटमेंट्स हम लोग को समझ में भी नहीं आते, तो जो समझ में आते हैं उनका मिलान कर लो, फिर जो बचे होंगे तो आप आसानी से उनका मिलान कर पाओगे। हमेशा जितना आता है उतना करते जाओ, फिर जो बचेंगे उनको हमारे लिए करना आसान हो जाता है। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं कविता की रचना। राजा था या रानी, माँ कहे एक कहानी। इन पंक्तियों पर ध्यान दीजिए। इन पंक्तियों की तरह इस पूरी कविता में अनेक स्थानों पर कुछ पंक्तियां 2 बार आई हैं। ये तो हम लोगों ने भी देखी 2 बार आई हैं। इस कारण कविता में पाठक को माँ बेटे की बातचीत और अच्छी तरह समझ में आ जाती है। इससे कविता के सौंदर्य में वृद्धि होती है। हाँ, आप अक्सर देखोगे कविताओं में कभी कभी कुछ पंक्तियां डबल हो जाती हैं। आप ध्यान देंगे कि इस कविता में आपको ऐसी अनेक विशेषताएं दिखाई देंगी, जैसे कविता में माँ बेटे का संवाद दिया गया है, जिसे संवादात्मक शैली कहते हैं। प्रकृति और कार्यों आदि का वर्णन किया गया है, जिसे वर्णनात्मक शैली कहा जाता है। ठीक है, तो इतना तो आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, अब इसी पर क्वेश्चन आ गए। क्या दिया है, इस कविता को एक बार पुनः पढ़िए और अपने समूह में मिलकर इस कविता की विशेषताओं की सूची बनाइए। अपने समूह की सूची को कक्षा में सबके सामने साझा कीजिए। अब आपको यहाँ देखना है कि इस कविता की क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या क्या चीजें हैं जो निकलकर आ रही हैं। देखिए क्या है कविता की। सबसे पहले जैसे इसमें आपको हिंट दे दिया कि संवादात्मक शैली है, संवाद हो रहा है, माँ और बेटे के बीच हो रहा है ना, माँ और पुत्र के बीच बातचीत हो रही है। प्रश्न उत्तर शैली है, बच्चा प्रश्न कर रहा है, माँ उत्तर दे रही है, पुत्र सवाल पूछता है, माँ जवाब देती है। नेक्स्ट आते हैं, प्रकृति का वर्णन है, बिल्कुल सही है, उपवन है, फूल है, हिमबिंदु आदि का चित्रण है। पुनरावृत्ति है, यानी कि चीजों को दोहराया जा रहा है। उन्होंने बोला ना पंक्तियों को दोहराया जा रहा है, कुछ पंक्तियां दोहराई गई हैं, जैसे यही कहानी। तो ये उसकी कुछ विशेषताएं हैं। तुकबंदी है, आखिरी वाले शब्द मिल रहे होंगे, जिन्हें हम लोग राइमिंग वर्ड्स कहते हैं, उन्हें हम तुकांत कहते हैं और तुकबंदी कहते हैं। पंक्तियों के अंत में समान ध्वनियां हैं। विपरीत शब्द हैं, जैसे सदय, हृदय, कोमल, कठिन, अपोजिट वर्ड्स दिए गए हैं। नैतिक शिक्षा है, करुणा और दया के बारे में नैतिक शिक्षा दी जा रही है, करुणा और न्याय का संदेश दिया गया है। सरल भाषा है, बच्चों के लिए समझने योग्य, बिल्कुल सरल भाषा में मैथिली शरण गुप्त जी ने ये कविता लिखी है ताकि हमें अच्छे से समझ में आ जाए। दूसरा प्रश्न दिया गया है इसी में, नीचे इस कविता की कुछ विशेषताएं और वे पंक्तियां दी गई हैं जो इनमें विशेषताएं दिखाई देती हैं, यानी कि पंक्तियां भी दी गई हैं, विशेषताएं भी दी गई हैं। विशेषताओं का सही पंक्तियों से मिलान कीजिए। अब क्या विशेषता किस पंक्ति से मिल रही है आपको मिलाना है। आप कविता की पंक्तियों में एक से अधिक विशेषताएं भी ढूंढ सकते हैं, यानी कि आपको अगर होगा, जैसे ये अब आपके सामने ऐसे करके दिया गया, जैसे संवाद दिए गए हैं, तो संवाद कहाँ कहाँ हो रहे, बेटा समझ लिया क्या तूने मुझको अपनी नानी, कहती है मुझसे यह चेटी तू मेरी नानी। यहाँ पर देखिए माँ ने भी बोला और बेटे ने भी बोला। ठीक है, पंक्ति के अंतिम शब्द में ध्वनि आपस में मिलती जुलती है। अब मिलती जुलती कहाँ है, देखिए खिले थे, झिले थे, मिले थे, मिलते जुलते हैं ना, तो इसी तरीके से आपको मिलाना है। चलिए देखिए, सबसे पहले संवाद दिया गया है, तो ये संवाद हमें कहाँ मिल रहा है, माँ कहे एक कहानी, बेटा समझ लिया क्या तूने मुझको अपनी नानी, यहाँ से मिल गया। नेक्स्ट आते हैं, पंक्ति में अंतिम शब्द की ध्वनियां आपस में मिलती हैं, जैसे लहराता था पानी, हुई पक्ष की हानि। ठीक है, यहाँ पर आपको दिया था ना, नेक्स्ट देखिए यहाँ पर हमने दिया गया है लहराता था पानी, इसके बाद था हुई पक्ष की हानि। तो ये दो पंक्तियों में मिला कि नहीं मिला। नेक्स्ट विशेषता क्या है, कुछ शब्द 2 बार और साथ साथ आए हैं। अब जैसे वण वण के फूल खिले थे, अब ये 2 शब्द हैं साथ साथ आए हैं, वण वण के, है ना, साथ में आ गया।
कुछ विपरीतार्थक शब्द साथ साथ दिए गए हैं, यानी कि अपोजिट वर्ड्स साथ दिए गए। सहृदय, निर्दय, कोमल, कठिन, ये शब्द साथ साथ दिए गए हैं ना। देखिए क्या हुआ, विवाद हृदय हृदय में, कोमल कठिन कहानी। तो ये दो पंक्तियां जो हैं वो जिनमें विपरीतार्थक शब्द दिए गए हैं। फिर आते हैं प्रकृति का वर्णन कहाँ किया गया है। वण वण में फूल खिले थे, झलमल कर हिम बिंदु मिले झिले थे। इसमें आपके फूलों, रंग बिरंगे फूलों के बारे में भी बात है और ओस की बूंदों के बारे में भी बात है। फिर आते हैं एक ही वर्ण से शुरू होने वाले एक से अधिक शब्द एक ही पंक्ति में आए हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर हल्के झोंके हिले मिले थे। अब यहाँ पर एक वर्ण क्या है, ह है, यहाँ पे भी ह है, दोनों मिले हुए हैं ना। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं, प्रश्न उत्तर दिए गए हैं। लहराता था पानी, हाँ हाँ यही कहानी। लहराता था पानी है ना, प्रश्न है, हाँ हाँ वही कहानी। फिर आते हैं शब्द की वर्तनी बदलकर उपयोग किया गया है। यहाँ पर झिले थे, यानी कि झिलना का पुराना रूप है। यहाँ पर उनके अर्थों को बदल दिया गया, उनके रूपों को बदल दिया गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। रूप बदलकर, अब हमें शब्दों के रूप बदलने। क्या है देखिए, सुन उपवन में बड़े सवेरे, तात भ्रमण करते थे तेरे। कविता की इन पंक्तियों को निम्न प्रकार से बदलकर लिखा जा सकता है। अब कैसे बदलेंगे, चलिए देखिए। सुनो आपके पिता एक उपवन में बहुत सवेरे भ्रमण करते थे। अब देखिए ये जो आपको दिया गया, ये जो लिखा जा रहा है वो काव्य शैली में है। क्योंकि ये जो हो रहा है ये आप क्या दे रहे हैं, ये कविता स्टाइल में आपने लिख के देखा। ठीक है, लेकिन इसे हमने एक पंक्ति के हिसाब से लिख दिया, तो ये हमारी गद्य शैली हो गई। किसमें हमने लिख दिया, ये गद्य शैली में हमने लिख दिया। ठीक है, समझ में आया। ये काव्य शैली है और ये गद्य शैली है, यानी कि कविता को हमें सिंपल संवाद में लिखना है। अब आप भी पाठ के किसी एक पद को एक अनुच्छेद में लिखना है। ठीक है, तो जो कविता की पंक्ति है उन्हें हमें कैसे करना है, पैराग्राफ में लिखना है। कैसे लिखेंगे चलिए देखते हैं। तो उत्तर, पहले हम पंक्ति ले रहे हैं। वण वण में फूल खिले थे, झलमल कर हिम बिंदु झिले थे, हल्के झोंके हिले मिले थे, लहराता था पानी। तो बगीचे की सुंदरता का वर्णन यहाँ पर किया गया, लेकिन अब इसे हमें पैराग्राफ में लिखना है। कैसे लिखेंगे, अनुच्छेद में। सुबह के समय उपवन में रंग बिरंगे फूल खिले हुए े। ओस की बूंदें सूरज की रोशनी में चमक रही थी। हल्की हवा के झोंके पेड़ों को हिला रहे थे और पास में बहता पानी लहरा रहा था। यह दृश्य बहुत ही सुंदर और शांत था। तो हमने इन कविता की पंक्तियों को क्या कर दिया, पैराग्राफ में लिख दिया, अनुच्छेद में इसको हमने लिख दिया। चलिए अब कविता में आ जाते हैं विराम चिन्ह। याद रखिए, जब भी लिटरेचर हो या लैंग्वेज हो, यानी कि साहित्य हो या व्याकरण हो, हर हाल में विराम चिन्हों का इस्तेमाल हमें करना होता है। आप सभी तो अल्प विराम, पूर्ण विराम इनसे वाकिफ ही होंगे। कुछ इसी तरीके से देखिए क्या है, माँ कहे एक कहानी। इस पंक्ति में आपको अनेक विराम चिन्ह दिखाई दिए हैं। अब जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं, उद्धरण चिन्ह है, अल्प विराम है, फिर पूर्ण विराम है। ये तीन तरह के विराम चिन्ह आपको एक ही पंक्ति में दिए गए हैं। देखिए, अल्प विराम, पूर्ण विराम और उद्धरण चिन्ह, यानी कि इन्वर्टेड कॉमा, कॉमा और आपका जो पूर्ण विराम, जिसे इंग्लिश में हम लोग एक डॉट लगा के फुल स्टॉप कहते हैं, वो आता नहीं, हिंदी में हम लोग पूर्ण विराम लगाते हैं। ठीक है, देखिए इस कविता में विराम चिन्हों का बहुत अच्छा प्रयोग किया गया है। सही बात है, पूरी कविता में आप विराम चिन्ह देखेंगे। विराम चिन्ह इस कविता के अनेक कार्य कर रहे हैं, जैसे ये बताना कि कविता पाठ करते समय कहाँ थोड़ा रुकना है, कहाँ अधिक रुकना है। भाई देखिए, जब हम बोलते हैं तो हम कहीं पर थोड़ी देर रुकते हैं, कहीं ज़्यादा देर रुकते हैं, कहीं बिल्कुल ही रुक जाते हैं। कोई बात जो इम्पोर्टेंट होती है तो उसे हम थोड़ा ज़ोर लगा के कहते हैं। लेकिन जब हम ये सारी चीज़ें लिखते हैं तो हम लिखते समय तो ये भाव नहीं व्यक्त कर सकते। तो इसीलिए हम इन विराम चिन्हों का इस्तेमाल करते हैं। इन जितने भी चिन्ह हैं, इनका इस्तेमाल किया जाता है ताकि भावों को ठीक से प्रकट किया जा सके। कौन सी पंक्ति किसने कही, पुत्र ने या माँ ने, ये बात इन्वर्टेड कॉमा के थ्रू। कहाँ प्रश्न पूछा गया है, जिसे हमने प्रश्नवाचक चिन्ह के माध्यम से बताया है। कौन सी बात आश्चर्य से बोली गई है, जिसे हमने विस्मयादिबोधक चिन्ह, यानी कि हमने
इस चिन्ह के माध्यम से बताया, जिसे हम बोलते हैं विस्मयादिबोधक चिन्ह। तो ये सारी चीजें हमने कविता में देखी, ठीक है। अब इसी पे प्रश्न है, क्या दिया गया है, नीचे कविता का एक अंश बिना विराम चिन्हों के दिया गया है, इसमें उपयुक्त स्थानों पर आपको विराम चिन्ह लगाने हैं। अब जैसे आप देख रहे हो, राहुल तू निर्णय कर इसका, राहुल के बाद में यहाँ पर आपका अल्प विराम आएगा, यहाँ से उद्धरण चिन्ह आएगा, ठीक है ना। न्याय पक्ष लेता है किसका, ठीक है, यहाँ पे भी आपका अल्प विराम आएगा। तो इस तरीके से ये जो कविता दी गई है, इस कविता में हमें इसे दोबारा लिखना है, लेकिन विराम चिन्हों के माध्यम से को लगाते हो, ठीक है। कैसे लिखेंगे देखिए, राहुल तू निर्णय कर इसका, न्याय पक्ष लेता है किसका, कह दे निर्भय जय हो किसका, सुन लूं तेरी बानी, माँ मेरी क्या बानी, मैं सुन रहा था कहानी। कोई निरपराध को मारे तो क्यों अन्न उसे ना उबारे, रक्षक पर भक्षक को वारे, न्याय दया का दानी, न्याय दया का दानी, तूने गुनी कहानी। तो आपने देखा इसमें कहीं पे भी कोई विराम चिन्ह नहीं लगा है। अब हम इसको दोबारा लिखते हैं, जिसमें हम लगाएंगे विराम चिन्ह। देखिए क्या है, राहुल तू निर्णय कर इसका, देखिए 2 अल्प विराम लग गए, न्याय पक्ष लेता है किसका, कह दे निर्भय जय हो जिसका, सुन लूं तेरी बानी, पूर्ण विराम, माँ मेरी क्या बानी, मैं सुन रहा कहानी, कोई निरपराध को मारे तो क्यों अन्न उसे ना उबारे, रक्षक पर भक्षक को वारे, न्याय दया का दानी, न्याय दया का दानी, तूने गुनी कहानी, ठीक है ना। तो अब आप देख रहे हो ना, जहां जहां हमने चिन्ह जो लगाने चाहिए थे उनको हमने लगाया है। चलिए, अभी तो हमने पहला सेक्शन खत्म किया जहां पर पाठ से संबंधित प्रश्न थे। अब पाठ से आगे चलते हैं, ठीक है। अब आप यहां देख रहे हो ना, पाठ से आगे। अब आपकी बात, ये भी छोटे छोटे ऐसे अलग अलग सेक्शंस में डिवाइड किया गया। आपकी बात क्या है, सुन उपवन में बड़े सवेरे, तात भ्रमण करते थे तेरे, आप या आपके परिजन भ्रमण के लिए कहाँ कहाँ जाते हैं और क्यों। अब आपको बताना है, आप लोग मॉर्निंग वॉक के लिए कहाँ जाते हो, या ऐसे कहीं घूमने के लिए कहाँ जाते हो, ठीक है। आप या आपके रिश्तेदार, परिजन का मतलब है मम्मी पापा भाई बहन दादा दादी नाना नानी, इन सभी से। मैं और मेरे परिजन सुबह पार्क या नज़दीकी बगीचे में भ्रमण के लिए जाते हैं। हम ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि सुबह की ताज़ी हवा और प्रकृति का दृश्य हमें तरोताज़ा करता है। यह हमारे स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है और मन को शांति देता है, ठीक। चलिए, अब आ जाते हैं, दूसरा प्रश्न है, इस पाठ में एक माँ अपने पुत्र को कहानी सुना रही है। आप किस किस से कहानी सुनते हैं या थे, किसको और कौन सी कहानी सुनाते थे। अब आप किससे कहानी सुनते थे या सुनते हैं, या किसको कहानी सुनाते थे या सुनाते हैं, ये आपको बताना है। देखिए क्या है, मैं अपनी माँ दादी और कभी कभी शिक्षकों से कहानी सुनता हूँ। पहले मैं दादी से पंचतंत्र और रामायण की कहानियाँ सुनता था। मैं अपने छोटे भाई बहनों को चालाक खरगोश या शेर और चूहे की कहानी सुनाता हूँ, क्योंकि ये कहानियाँ मज़ेदार और शिक्षाप्रद होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, माँ ने कहानी सुनाने के बीच में एक प्रश्न पूछ लिया। क्या कहानी सुनाने के बीच में प्रश्न पूछना सही है और क्यों। बिल्कुल, मुझे तो लगता सही है, क्योंकि जिसको हम कहानी सुना रहे हैं वो कहानी सही से सुन रहा है कि नहीं, और दूसरा उस कहानी को सुन के वो कुछ सीख रहा है कि नहीं, इसलिए प्रश्न जरूरी होते हैं, है ना। प्रश्न क्यों भाई, प्रश्न से ये पता चलता नहीं कि सामने वाला ध्यान दे रहा है कि नहीं दे रहा है। हाँ, कहानी सुनाने के बीच में प्रश्न पूछना सही है, इससे सुनाने वाला अधिक ध्यान देता है और कहानी को गहराई से समझता है। माँ ने राहुल से प्रश्न पूछकर उसकी सोच को प्रोत्साहित किया और उसे कहानी का नैतिक संदेश समझने में मदद करी। यानी कि जो कहानी सुनाई जा रही है वो जिस उद्देश्य से सुनाई जा रही है वो उसने समझा है। घा प्रश्न है, कविता में बालक अपनी माँ से बार बार वही कहानी सुनाने की हट करता है। क्या आपका भी कोई कहानी बार बार सुनने का मन करता है? अगर हाँ, तो वो कौन सी कहानी है और क्यों? कौन सी ऐसी कहानी है जो आपको बड़ी अच्छी लगती है और आप बार बार चाहते हो कि आप उसको सुनो? अब कौन सी कहानी है तो बताओगे, और साथ में आपको उसका रीजन भी देना पड़ेगा क्यों वो आप कहानी बार बार सुनना चाहते हो।
हाँ, मेरा भी मन पंचतंत्र और शेर और चूहा कहानी बार बार सुनने का करता है। आप कोई भी लिख सकते हो, जैसे यहाँ पे मैंने पंचतंत्र और शेर और चूहा लिखा। अब आपको जो भी कहानी, जैसे आप लोग, बहुत सारे लोगों को रामायण सुनना अच्छा लगता होगा, या कोई और कहानी जो आपकी मम्मी या नानी आप लोगों को सुनाती हूँ, तो आप वो लिख सकते हो। ठीक है, बस रीज़न दे देना कि क्यों आपको वो अच्छी लगती है। ये कहानी मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि यह दोस्ती और मदद के महत्व को सिखाती है। यह छोटी लेकिन बहुत मज़ेदार और प्रेरणादायक कहानी है, क्योंकि इससे हम कुछ सीखते भी हैं। चलिए, नेक्स्ट आ जाता है निर्णय करें। ठीक है, अब आपको अपनी समझ से निर्णय करना है। क्या है? राहुल तू निर्णय कर इसका। ठीक है, माँ ने बोल दिया था राहुल से कि भाई मैंने तो तुम्हें कहानी सुना दी, अब इस कहानी का जो न्यायाधीश निर्णय करेगा वो मैं तुम्हें नहीं बताती, तुम अपनी समझ से, तुम्हारी सिचुएशन अगर तुम्हारे सामने होती तो तुम निर्णय कैसे करते, ये तुम्हें बताना है। नीचे कुछ स्थितियां दी गई हैं, बताइए कि इन स्थितियों में आप क्या करोगे। क्या है, चलिए देखते हैं। प्रश्न 1 है, खेलते समय आप देखते हैं कि एक मित्र ने भूल से एक नियम तोड़ा है। अगर आप देखते हैं कि किसी ने कोई रूल तोड़ा है, तब आप क्या करोगे। ठीक है, चलिए, मैं अपने मित्र को प्यार से समझाऊंगा। जाहिर सी बात है, बहुत सारे लोगों से भूल चूक होती है, सभी से होती है, हम ये नहीं कह रहे बच्चों से होती है, हम बड़ों से भी होती है। समझाऊंगा कि उसने नियम तोड़ा है और उसे सही तरीके से खेलने के लिए कहूंगा। अगर वह नहीं मानता तो मैं खेल के नियमों के बारे में सभी को याद दिलाऊंगा। अगर वो नहीं मानेगा तो मैं याद दिलाऊंगा, भाई ऐसे नहीं है, ऐसे काम करो। इस तरीके से आपको करना है। प्रश्न संख्या 2 है, एक सहपाठी को कक्षा में दूसरों द्वारा चिढ़ाया जा रहा है। मान लीजिए एक स्टूडेंट है आपके क्लास में, आपके साथ आपका है, उसे और बच्चे चिढ़ा रहे हैं। इस सिचुएशन में आप क्या करोगे, बताइए, आप क्या नहीं करोगे। मैं सहपाठी का साथ दूंगा, यानी कि उस बच्चे को जिसको चिढ़ाया जा रहा है उसका मैं साथ दूंगा और चिढ़ाने वालों को रोकूंगा। मैं शिक्षक को भी बता सकता हूं ताकि मेरी घटना, ये ऐसी घटना दोबारा ना हो। यानी कि अगर बार बार ये चीज़ हो रही है तो पहले तो मैंने समझा दिया, नहीं समझा उसने तो मैं फिर टीचर से कंप्लेंट करूंगा ताकि ये बात ना हो। भाई कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि एक बार समझाने से मान जाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं कि नहीं भैया पनिशमेंट खा के ही मानते हैं, उस तरीके से। तीसरा प्रश्न है, एक समूह परियोजना के बीच एक सहपाठी अपने भाग का कार्य नहीं कर पाया, यानी कि आपको ग्रुप प्रोजेक्ट दिया गया। समूह परियोजना का मतलब क्या है, आपको एक ग्रुप प्रोजेक्ट दिया गया और हर किसी को, भाई ग्रुप प्रोजेक्ट में क्या होता है, उस प्रोजेक्ट के कई पार्ट्स होते हैं। तो मान लीजिए एक आपका सहपाठी था जिसको जो काम दिया गया था वो नहीं कर पाया। अब उस कंडीशन में आप क्या करोगे, चलिए देखें क्या कर सकते हैं। मैं सहपाठी से बात करूंगा और पूछूंगा कि उसने कोई समस्या तो नहीं। भाई मैं उससे पूछूंगा कि भाई तुमने ऐसा क्यों, तुम काम क्यों नहीं कर पाए, क्या रीज़न था ये। मैं उसकी मदद करूंगा और समूह के साथ मिलकर कार्य को पूरा करने की योजना। अगर मान लीजिए वो नहीं कर पाया तो मैं उससे पूछूंगा रीज़न क्या है, बीमार था या कोई भी रीज़न हो, तो हम सभी जितने बाकी बचे स्टूडेंट हैं उसके पोर्शन का काम करके उस परियोजना को पूरा करेंगे। चौथा प्रश्न है, आपके दो मित्रों के बीच एक छोटी सी बात पर तर्क वितर्क हो रहा है, यानी कि आर्ग्यूमेंट हो रहा है। अब कोई भी छोटी सी बात, कोई भी सिचुएशन हो, उस सिचुएशन में आप क्या करोगे। मैं दोनों की बात सुनूंगा और उन्हें शांत करने की कोशिश करूंगा। मैं उन्हें समझाऊंगा कि छोटी बात पर झगड़ा नहीं करना चाहिए और मिलकर सुलझाने का सुझाव दूंगा। जरा जरा सी बातों में क्यों बहस करना। मैं दूंगा कि भाई मिलके बैठ के आराम से बात करो और इस तरीके से बहस नहीं करनी चाहिए। प्रश्न संख्या 5 है, एक सहपाठी को कुछ ऐसा करने के लिए अनुचित रूप से दंडित किया जा रहा है जिसे उसने नहीं किया, यानी कि एक बच्चे को पनिशमेंट मिल रही है उस काम के लिए जो उसने किया ही नहीं। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे। मैं शिक्षक को सच बताऊंगा और सहपाठी का पक्ष लूंगा। मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि उसे न्याय मिले। अब मुझे सही बात पता है कि भाई उसे जिस चीज़ के लिए पनिशमेंट मिल रही है वो काम उसने किया नहीं है, तो मैं टीचर के पास जाऊंगा, उसे सच बताऊंगा ताकि उस बच्चे को बेवजह जो है पनिशमेंट नहीं मिले। प्रश्न संख्या 6, एक सहपाठी प्रतियोगिता में हार जाने पर उदास है। भाई हार और जीत जिंदगी के पहलू हैं, हमेशा हम नहीं जीतते, हम हारते भी हैं। तो जब हम हारते हैं तो हम उदास भी होते हैं। तो अगर आपका कोई फ्रेंड ऐसे उदास हो जाए तब आप क्या करोगे। ठीक है, देखिए क्या है। मैं सहपाठी को ढांढस बंधाऊंगा और कहूंगा कि हार जीत खेल का हिस्सा है
और उसे अगली बार बेहतर करने के लिए प्रोत्साहित करूंगा। ठीक है, खेल में कोई हारता है, कोई जीतता है, उसे इंकरेज करूंगा कि अगली बार वो थोड़ा और जो उसने अपनी मिस्टेक करी है वो ना करे और अगली बार वो जीत जाएगा। प्रश्न संख्या 7 है, कक्षा में चर्चा के बीच एक सहपाठी संकोच कर रहा है और बोलने का अवसर नहीं पा रहा, यानी कि उसे हेजिटेशन हो रही है बोलने। बहुत सारे लोग होते हैं जिनको बोलने में थोड़ा सा होता है और उसे बोलने का अवसर दिया भी जा रहा है तो भी वो नहीं बोल रहा है, तो क्या करें? मैं सहपाठी को प्रोत्साहित करूंगा, यानी कि उसे इंकरेज करूंगा कि नहीं भाई बोलो, आगे बढ़ो और बोलो, कि वह अपनी बात रखे। मैं उसे बोलने का मौका दूंगा और उसकी राय को महत्व दूंगा। यानी कि अगर वो कोई सजेशन देता है तो उसकी इंपॉर्टेंस को समझूंगा कि उसने भी एक बात कुछ सोच समझकर कही होगी। प्रश्न संख्या 8 है, सहपाठी किसी विषय में संघर्ष कर रहा है और आपसे सहायता मांगता है। कभी कभी होता है कि कोई एक मैथ्स का क्वेश्चन है, आपसे तो बन गया लेकिन आपके फ्रेंड से नहीं बन रहा है, उसे समझ नहीं आ रहा क्या करना है, तो उसमें आप क्या करोगे? आपसे वो मदद मांगता है तो जाहिर सी बात है हम मदद करेंगे, उसे समझाएंगे कि भाई ये किस तरीके से हल होगा, है कि नहीं। मैं सहपाठी की मदद करूंगा और उसे विषय समझाऊंगा। अगर मुझे कुछ समझ ना आए तो मैं शिक्षक की मदद लूंगा। मान लीजिए उसने जिस चीज़ के लिए मुझसे मदद ली है वो खुद मुझे ही नहीं आ रहा है, तो उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे? हम टीचर के पास जाएंगे, हम पूछेंगे कि भाई किस तरीके से, इस तरीके से मैं भी समझ लूंगा और अपने फ्रेंड को भी बता दूंगा कि भाई इस तरीके से हम कर सकते हैं। चलिए अब हम आ जाते हैं पाठ से आगे के अगले सेक्शन में, जहां पर हम देखेंगे सुनी कहानी। हम लोगों ने इस कविता के माध्यम से एक पूरी कहानी सुनी हुई है, तो चलिए आगे देखते हैं कि अब इस कहानी में हमारे सामने और आगे क्या है। हमारे देश और विश्व में अनेक कहानियां लोग एक दूसरे को सैकड़ों हजारों सालों से सुनाते आ रहे हैं। हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं, कितनी सारी कहानियां हैं। इन कहानियों को लोक कथाएं कहते हैं। लोक कथाएं मतलब जैसे कि मैंने बताया आप लोगों को कि लोगों के मुंह से एक दूसरे से दूसरों तक जाती रहती है। अपने घर के आसपास सुनी सुनाई जाने वाली किसी लोक कथा को लिखकर कक्षा में सुनाइए। आपने जिस भाषा में लोक कथा सुनी है या जिस भाषा में आप लोक कथा लिखना चाहें लिख सकते हैं। अब देखिए आप में से बहुत सारे बच्चे जो है ना वो बंगाली भाषा में सुनते होंगे, कोई पंजाबी में सुनता होगा, कोई मराठी में सुनता होगा, कोई राजस्थानी में सुनता हो। आप सभी आज़ाद हैं अलग अलग लिखने के लिए। कक्षा के सभी समूहों द्वारा एकत्रित लोक कथाओं को जोड़कर एक पुस्तिका बनाइए और कक्षा के पुस्तकालय में उसे सम्मिलित कीजिए। ठीक है, तो सब बच्चे लिखिए अपनी अपनी कहानियाँ, उसे एक पुस्तक बनाइए और अपनी लाइब्रेरी में रखिए। ठीक है ना। चलिए अब हम लिखते हैं एक लोक कथा। कौन सी है? चालाक खरगोश। एक जंगल में एक शेर रहता था जो रोज एक जानवर को मारकर खाता था। सभी जानवर डरते थे। एक दिन खरगोश की बारी आई। खरगोश ने सोचा कि वह चालाकी से शेर को सबक सिखाएगा। वह जानबूझकर देर से शेर के पास पहुंचा। शेर ने गुस्से से पूछा, तू इतनी देर से क्यों आया? खरगोश ने कहा, रास्ते में एक और शेर मिला जो कह रहा था कि वह सबसे ताकतवर है। भाई सबको इस शेर से जान छुड़ानी है। शेर गुस्से से उस शेर को देखने लगा। खरगोश उसे एक कुएं के पास ले गया। वह कुएं में है, उसने कहा। ठीक है, वो कहा कि भैया कुएं में। तो देखा शेर ने कुएं में अपनी ही परछाई देखी। अब भाई हम झांकेंगे नीचे पानी होगा तो हमें अपनी तो अक्ष दिखेगा। अब सारे शेर तो एक ही जैसे होते, तो अंदर उसे अपनी दिख रही थी। सोचा कि यह दूसरा शेर है। वह गुस्से से कुएं में कूद गया और मर गया। तो इस तरीके से सबको क्या मिल गया? उस शेर से छुटकारा। इस तरह खरगोश की चालाकी से जंगल के जानवरों को शेर से छुटकारा मिल गया। नैतिक क्या है? अब शिक्षा हमें क्या मिली इससे? चालाकी और बुद्धि से बड़ी बड़ी समस्याओं को हल निकाला जा सकता। अब खरगोश उस शेर से लड़ नहीं सकता था, उससे अपनी जान बचा नहीं सकता था क्योंकि वो सबसे ताकतवर था, लेकिन बुद्धि सबसे ज़्यादा तेज होती है। अगर हम वो लगाएं तो शेर जैसे इतने ताकतवर जानवर को भी हरा सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हमारे सामने कुछ पहेलियां हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या है आज की पहेली। नीचे कुछ पहेलियां दी गई हैं, इनके उत्तर आपको कविता में से मिल जाएंगे। पहेलियां बूझिए मतलब सॉल्व कीजिए। नानी की बेटी है कौन? मामा की बहना है कौन? भार्या है पिता की कौन? भाभी है चाचा की कौन? कौन है?
हमारी माँ। मेरी माँ जो है वो हमारी नानी की बेटी है, ठीक है। हमारी मामा की बहन कौन हुई? हमारी माँ। पिताजी की भार्या यानी कि पत्नी कौन है? हमारी माँ। चाचा की भाभी यानी कि हमारे पिताजी के जो भाई हैं उनकी भाभी कौन होगी? हमारी माँ। तो इस तरीके से माँ यानी कि यशोधरा जो इस कहानी में है। नेक्स्ट दूसरी पहेली क्या है? आसमान में उड़ उड़ जाए, तरह तरह के गाने गाए, पर फैलाकर करता शहर, दो हैं जिसके पर और पैर। कौन है? पक्षी, खग, है ना? सही है ना? हंस। तो हंस भी तो पक्षी ही होता है ना। तो आसमान में उड़ता है, तरह तरह के गाने गाता है, पर फैलाकर सैर करता है, दो हैं जिसके पर और पैर। पर भी दो हैं और पैर भी दो हैं। तीसरी पहेली, बागों में जो सुगंध फैलाती, फूल फूल में बस्ती गाती, हवा हवा में घुल मिल जाए, कौन है जो नाम बताए? तो क्या है? बागों में जो सुगंध फैलाती, तो क्या है? हवा के झोंके। हवा के झोंके सुगंध को इधर उधर फैलाते हैं ना, वो क्या है? झोंके। तो देखा किस तरीके से हमने सारे अपनी एनसीईआरटी सॉल्यूशंस कर लिए। बहुत सारी एक्सरसाइज दी गई थी, हमने फटाफट उनको किया। तो इसी तरीके से अभी हमारा एक नेक्स्ट वीडियो और है जिसमें हम इस पूरी कविता की समरी देखेंगे, इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है, इसमें क्या क्या मुख्य घटनाएं हुई, साथ ही कुछ क्वेश्चंस भी। लेकिन वो हम कब देखेंगे? हमने नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो आप सभी को ये सारे वीडियोस देखने को मिल रहे हैं मैग्नेट ब्रेन्स में, जहां पर अलग अलग तरह के बोर्ड्स की पढ़ाई के साथ कुछ क्रैश कोर्सेज भी आप लोगों को कराए जाते हैं, चाहे वैदिक मैथ हो या आप स्पीकिंग इंग्लिश भी करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये सभी कोर्सेज के साथ साथ आप यहाँ पर जितने भी एजुकेशनल वीडियोस देखते हैं, ये सारे वीडियोस आपके लिए 100% फ्री हैं, ठीक है। तो इन वीडियोस का तो आपको लाभ उठाना ही है, लेकिन साथ ही साथ आपको यहाँ पर ई नोट्स और ई बुक्स भी प्रोवाइड की जाती हैं। अगर आपको ये चाहिए तो इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उस पर क्लिक करके आप इन बुक्स को प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए जल्दी बिना वक्त गंवाए आपसे विदा लेती हूँ, ताकि अगला वीडियो फिर जल्दी से लेकर आऊँ, ठीक है, जहाँ पर हम करेंगे इसी चैप्टर का कंप्लीट रिवीजन। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।